जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी। तो उत्तराखंड पीसीएस की इस सीरीज में हम पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे थे और हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास के अंदर इस क्वेश्चन तक कर लिया था। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ये हम लोग कर चुके थे। तो अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का निम्न में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा परीक्षण किया जाता है। ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत है बट इंग्लिश में सही है। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग इज एग्जामिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर फिर दोबारा से पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जो हमारे यहाँ पर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं कैग या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है आर्टिकल 148 में इनका जिक्र आता है। हमारे यहाँ इंडिया की टोटल जितना भी रेवेन्यू सिस्टम है, जितनी भी जांच पड़ताल है हमारे देश के अंदर, हमारी सरकार कहाँ कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है या फिर कैसे हमारा पैसा यूज़ किया जा रहा है, कहाँ यूज़ किया जा रहा है, सब कुछ ये एग्जामिन करने का काम करते हैं। ठीक, इनके जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर एंड 65 ईयर एज का, मतलब अपनी पोस्ट पर 6 साल तक मैक्सिमम बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ एक कंडीशन जुड़ी रहती है कि उनकी एज 65 अबव ना हो जाए और इनको इनकी पोस्ट से ऐसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो जब ये हमारे यहाँ पर ऑडिट करते हैं, हमारे यहाँ की जितना भी टोटल रेवेन्यू सिस्टम है या फिर जो भी पॉलिसीज होती होंगी, तो वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? तो रिपोर्ट देते हैं ये हमारे यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है ये हमारे यहाँ पर 1921 से स्टार्ट की गई थी। 1919 का जो मार्लेमेंटो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग इसको देश के अंदर पहली बार हमारे सामने पेश किया गया था। इसको माउंटेन्यू कमेटी के नाम से भी जाना गया था स्टार्टिंग में। बेसिकली इस कमेटी के अंदर आज अगर देखा जाए तो लगभग 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अभी जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद हम लोगों ने इस पार्लियामेंट्री कमेटी का, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इस कमेटी का एक थोड़ा सा रोल फाइंड किया है कि भाई ये जो कमेटी है देश की संपूर्ण वित्त व्यवस्था जो भी होगी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो जो वित्त व्यवस्था है, जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की जांच पड़ताल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट इनको ही दे देते हैं कि भाई लो जांच कर लो आप। और लगभग 1968 के बाद से हम लोगों ने एक थोड़ा सा प्रोग्राम लॉन्च किया था कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी के जो हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो अध्यक्ष हमेशा जो भी विपक्षी दल होगा, जो भी अपोजिशन पार्टी होगी, अपोजिशन पार्टी के लीडर जो भी वो अपने सेट करें, वो ही इनके अध्यक्ष या फिर हेड होंगे। और इस कमेटी के जितने भी 22 मेंबर है, इनका टेन्योर मैक्सिमम 1 ईयर रहता है। 1 साल तक इनके सदस्य की, मतलब सदस्यों की बने रहते हैं अपने पद पर। तो इसका आंसर था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कमेंट बॉक्स में मुझको बताना कि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है इसकी सिस्टर या फिर इस जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती हैं, तो दूसरी जुड़वा बहन कौन सी कमेटी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो चेट्टी साहब थे, ऑप्शन में नहीं है। और ये उस टाइम में भी आपको सबको इसका आंसर मिला था, मतलब सबको एक तरीके से एक नंबर मिला था इसमें, इसके ऑप्शन दिया ही नहीं था चेट्टी साहब, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। फिर 2016 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। According to which article of Constitution of India the chief ministers is appointed by the governor of a state? कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो
तो आर्टिकल नंबर 164 है, और 164 के भी हम लोग लगभग 3-4 क्लोज देखते हैं। तो इसमें जब हम लोग क्लोज नंबर 1 को पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो राज्य या स्टेट होता है, उस स्टेट के जो भी गवर्नर होते हैं वो उस स्टेट के गवर्नर उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। एंड देन जब सेकंड वाले क्लॉज की तरफ हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, थर्ड वाले की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो फिर उसमें कुछ ऐसे बातें लिखी हैं कि भाई जो उस स्टेट के अंदर जो मंत्री लोग होंगे, उन मंत्रियों को जो चीफ मिनिस्टर है वो सलाह देंगे, किसको, गवर्नर को, तब गवर्नर इनको नियुक्त करेंगे। और ये जो मंत्री हैं ये सीधा सीधा मतलब एक तरीके से अब राज्यपाल के प्रसाद पर्यांत पद ही धारण करेंगे। आगे जाकर के जो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल बनेगा, कंप्लीटली जो पूरा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, मंत्रिमंडल, ये कंप्लीटली विधान मंडल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। वो सब चीज इस आर्टिकल 164 के अंदर खोल करके रखा हुआ है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 164। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड? तो आसान सा भाई इसका आंसर है, सबको पता है, तो इसमें कुछ मुझको बताने की जरूरत नहीं है। टोटल 5 मेंबर है जो उत्तराखंड में से लोकसभा से जाते हैं। और अगर हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करें तो 3 जाते हैं, और अगर विधानसभा के बारे में बात करें तो 70+1 हमारे यहाँ पर सीट रही है। बट अब ये 70 का फॉर्मेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? अब देखो, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर भी बताया था कि हमारे यहाँ पर मनोनीत या फिर हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। तो अभी तक एक रहा है, और वो एक क्या था? एंग्लो इंडियन था, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग इसके बारे में दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। देखो, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से भी देख रहे होंगे ना, तो जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे की कॉन्सेप्ट के साथ ही रिपीट होकर के आ रहे हैं। मतलब आपको टारगेटेड एरिया अपने पता चल रहे होंगे कि यार मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट होकर के इस वाले स्लॉट से ही आ रहे हैं। तो आपके लिए बिल्कुल फोकस जगह है कि अच्छा, ये वाले स्लॉट्स अगर मैंने फुलफिल कर लिए देन मेरा क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो जाएगा। मतलब मैं यहां से क्वेश्चन निकाल करके लेकर के ही चला जाऊंगा या फिर चली जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को पदोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? Which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? तो समझते हैं। अंतरराज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स। बिल्कुल बात सही है कि भाई अगर हम लोगों को विविधताओं में एकता के बारे में देखना है, मतलब हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं और उनको अपने आप इंडिविजुअल भी वो काम करते रहे हैं, और वो एक तरीके से एक सेंटर के साथ बागडोर में भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इस कनेक्टिविटी को दिखाते हैं? हमारे पास डाइवर्सिटी तो है लेकिन हम लोग एक भी हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि ये काम पूरे के पूरे हमारे नेशनल लेवल पर सबके लिए ही काम करते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड रीजनल काउंसिल्स, फाइनल कमीशन एंड रीजनल काउंसिल्स, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद। बिल्कुल बात सही है। फाइनेंस कमीशन सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए ही काम नहीं करता है, वो स्टेट एंड सेंटर के बीच में कितना पैसा बंटना चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए, उस चीज के ऊपर भी काम करता है। तो ये भी बिल्कुल इस बागडोर की बात की कर रहा है, इस ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। रीजनल काउंसिल जो है, क्षेत्रीय परिषद, ये उसी का ही एक हिस्सा है कि हाँ, हम लोगों ने अपने देश के अंदर ऐसी 5 रीजनल काउंसिल बना दी हैं, और ये 5 की 5 फिर हमारे इस सेंटर के साथ एक तरीके से कोरिलेट करके चलती है। भाई किस तरीके से हम लोग को काम करना है, नहीं करना है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पर जो
यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम है। जुडिशरी सिस्टम हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरीके की हायरार्की है। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई केस ऐसा है जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कोई भी कारण रहा है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने बन जाती है। तो ये सब चीज क्या दिखा रही है कि भाई सबकी सब बागडोर एक ही लाइन से जुड़ी हुई है। हम अलग अलग नहीं है कि स्टेट का मुद्दा है तो सिर्फ स्टेट ही सुलझाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी एक तरीके से हमारी उस ब्रिज के बारे में बात करता है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो हमारे यहाँ पर यूपीएससी सेंट्रल लेवल की जो पोस्ट हैं वो हमारे यहाँ स्टेट में भी जा करके काम करते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हम लोगों को उस ब्रिज के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2016 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग 2023 में है ना। तो इसका मतलब ये पहले वाली बातें थी और पहले पूछी जाती थी, अब ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। तो आर्टिकल 370 ये सबको पता है। हम लोगों ने 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आए। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस विशेष या फिर स्पेशल प्रोविजंस, जो स्पेशल स्टेटस का जो जम्मू कश्मीर को दर्जा प्राप्त था, वो हम लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो बड़ी कॉमन सेंस सी अगर हम लोग बात भी लगाएं तो इसमें बिना पढ़े भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। कैसे? जब आप लोग देखो फंडामेंटल राइट्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके टोटल पहले 7 सेक्शन थे, बट अब सेक्शन रह गए हैं 6, और उन 6 सेक्शन को भी अगर मोटा मोटा आप लोग देखो तो उनसे ही आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। 13 एंड 14 बिल्कुल डिफरेंट बात करते हैं। ये एक तरीके से लॉज के बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई विधि के समक्ष समता, समान संरक्षण, या फिर कानून आप ऐसा बनाओगे जो अलग तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना चेंज कर दे, मतलब वो आपके जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिस चले आ रहे हैं उनको ही चेंज ना कर दे। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी सिर्फ कंपाइल करके बता रहा हूँ। फिर हम 15 के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें बात बन सकती है कि रिलीजन हो, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस, इनके बेस पर, मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ आधार पर किया जा सकता है, जैसे बेसिस ऑफ वीमेंस एंड चिल्ड्रंस। तो बच्चों और महिलाओं के आधार पर विभेद या फिर किया जा सकता है, लेकिन उसमें लिंग के आधार नहीं होगा, उसमें सामाजिक कारण होगा, है ना। उसमें एक सोशियो बैकग्राउंड होगा जिसके बेस पर आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनको स्पेशल प्रोविजन या फिर रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो उसमें आर्टिकल 15(4) की बात की गई है, जिसके अकॉर्डिंग आज हम लोग देखते हैं 1990 में आप लोगों ने नेशनल वीमेन कमीशन हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, है ना। और उसी के अंदर हम लोग फिर ओबीसी के लिए भी बात कर सकते हैं। 16(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। 16(4) में भी के अकॉर्डिंग भी हम लोग रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं। वैसे ही जो रिजर्वेशन की बात आई है आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग, देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किसी भी कमीशन या आयोग को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट नंबर 123 123 को लेकर के आए, ये 2015 के आसपास हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एकदम से हो गया, सॉरी 2018 ना कि 15, 2018 के आसपास इसको लेकर के आए, जो हम लोगों ने एक स्पेशल सेपरेट नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को ही हम लोगों ने एक तरीके से अथॉरिटी दे दी थी। अब क्वेश्चन पेपर है ये 2016 का और अमेंडमेंट हुआ 2018 में। दरअसल बात ये थी कि पिछले 2-3-4 साल से इस मुद्दे को उठा करके रखा हुआ था, दैट्स वाई हमारे एग्जामिनर ने इसको उठा करके यहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाता रहा है। और हम लोगों ने अभी एक
अमेंडमेंट और किया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन हम लोगों ने इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस के लिए भी रखा था। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही था। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ये तो यार बड़ा आसान सा है और इसके थोड़े से मतलब विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सबके लिए कॉमन है। ये आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसी का ही हम लोगों ने 21A अमेंडमेंट किए, फिर इसमें एजुकेशनल राइट वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें रख दी। इस आर्टिकल 21 के अंदर जब हम लोग आते हैं तो सब क्लोज स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने 18 रखे, बट अब ये 30+ सब क्लोज इसके अंदर हो चुके हैं। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के थ्रू या हमारी इंडियन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के थ्रू इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है, जिसमें सपोज सोने का अधिकार हो गया या फिर स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार हो गया, विदेश में जाने का भी अधिकार हो गया, बहुत सारे इसके अंदर राइट्स आ चुके हैं। तो इस आर्टिकल को अगर पढ़ने लगे तो लगभग इसमें आधा पौन घंटा लगता है अच्छे से पढ़ने में। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका आंसर रख करके आगे की तरफ चल जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और हाँ, इसमें एक्टिव पैसिव आत्महत्या को मतलब इसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो सब चीज इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूची जनजाति आयोग का गठन किया गया है? देखो उस टाइम के ड्यूरेशन में ये मुद्दा बहुत उछला हुआ था, तो एक साथ कमीशन को लेकर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड? अब देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको एक बताया था आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 सिर्फ इस बात को बोलता है कि अगर देश के अंदर किसी नए आयोग का गठन करना है, किसी नए कमीशन को आपको स्टेब्लिश करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कर सकते हैं, लेकिन कौन सा हो अभी हम लोगों ने उसकी बात नहीं की। तो ऑप्शन तो 340 वाला हमारा कट गया। आर्टिकल 338 जो है, इस 338 के अंदर ही हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था और ऐड करके 338A हमने ऐड किया, जिसको हम लोग आज अनुसूचित जनजाति आयोग के आधार से के मतलब के रूप में हम लोग देखते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए थे हम लोग, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने देश के अंदर एक नया कमीशन इस्टेब्लिश किया आर्टिकल 338A को अमेंड करके। वैसे अमेंड किया था मतलब संशोधित किया था 338 और जोड़ा था 338A, 338A को हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वैसे वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रख लेते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? Who among the following scholars describe the party system prevailing in India in the early year of independence as one party dominant system? अब ये तो यार बिल्कुल अजीब सी बात पूछ ली यार, ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है? पूछे जाते हैं, क्यों? कारण था ये क्वेश्चन आया आपके करंट अफेयर से, और करंट अफेयर था 2015 का और क्वेश्चन आया 2016 में। ये तो करंट अफेयर ये कैसा, और इंडियन पॉलिटी से जोड़ के पूछा। एक्चुअली 2015 में जो हमारे यहाँ पर रजनी कोठारी साहब थे, इनकी डेथ हुई थी। 1928 में इनका जन्म हुआ और 2015 में इनकी डेथ हुई। और इंडिया में पॉलिटिक्स, साइंटिस्ट, इन सब चीज के ऊपर बहुत सारे इनका मतलब पेटेंट्स भी है, किताबें भी हैं।
और उस टाइम के बहुत बड़े विख्यात नाम, मतलब बहुत बड़ा सुर्खियों में इनका नाम रहा था। तो इनसे कोरिलेट करके ये क्वेश्चन बना के हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था रजनी कोठारी साहब। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वाली में चलो एक क्वेश्चन आया तो इसको भी कर ही लेते हैं। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? आसान सी बात है यार, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी। हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं। वही उनके लिए गाइडेंस, दिशा निर्देश देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, कितने परसेंट वोट्स लाने हैं, या पूरे नेशनल लेवल पर कितनी सीट्स आपकी आएंगी तो हम आपको ये दर्जा देंगे। राजनीतिक दल में भी एक क्षेत्रीय, एक रीजनल होता है और एक नेशनल होता है। आपको नेशनल लेवल पर आने के लिए कितने परसेंट वोट या कितनी सीट्स लानी है, स्टेट में या फिर क्षेत्रीय रीजनल में क्या है, वो सब चीज़ आपकी हमारे यहाँ आर्टिकल 324 से बताना स्टार्ट कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। अपनी अगली क्लास में इस सीरीज को और आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। और मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।